हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईएस के क्लास 10th मैथ का चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको जानना चाहिए उसे मैं बता दूं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। वेरिएबल्स मतलब होता है जो बार बार चेंज हो, जैसे कि ये कोई वेरिएबल्स मैं कहता हूँ कोई नंबर है एक्स, तो ये एक्स जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। इसके जगह पे 5, 4, 3, 2, 100, 5000 माइनस में 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं। एंड कांस्टेंट कोई भी नंबर है इसे हम लोग कहेंगे कांस्टेंट, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, लाइक 1000 हो गया या -3 हो गया। तो इस तरह के सारे नंबर्स ये जो हैं कांस्टेंट में आएंगे। एंड वेरिएबल्स कोई भी अल्फ़ाबेट होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं वेरिएबल, जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं तो इनमें वेरिएबल और कांस्टेंट को समझना ज़रूरी होता है। जैसे लीनियर इक्वेशंस में होता क्या है, जैसे कि मान लो आपको लिखना है x प्लस 4 इक्वल्स टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब ये x जो है ये यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें निकालना होता है, और ये 4 और 7 यहाँ पे कांस्टेंट है। लीनियर इक्वेशंस होता क्या है उसे समझते पहले। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं, जो भी इक्वेशंस बनाते हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे कि x प्लस हमने 4 लिया था इक्वल्स टू 7। देखिए एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आप 4 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 मिल रहा है। मतलब x के पे क्या रखें कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 रहेगा, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 के बराबर होगा। या आप दूसरे शब्दों में कहो तो x को यहीं छोड़ दो, 4 को इधर लाओ तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 7 में से 4 जाएगा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस में अगर जैसे मान लो मैं आपसे दिखाता हूँ एक इक्वेशन x² + 4 इक्वल्स टू 7। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ना, डिग्री है, वो 2 आ गया। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब वो होता है जिनकी डिग्री 1 होती है, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, x + y + 7 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, मतलब 2 वेरिएबल्स हो गए, एक x हो गया और एक y हो गया। आप चाहो तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स कर सकते हो, x + y + z इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स इसे कहते हैं। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन उन्हीं को कहते हैं जिनकी पावर जो है वो 1 रहती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 होता या 3 होता या 5 होता या 10 होता, कुछ भी होता इसके अलावा, 1 के अलावा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है ना अभी, तो इसके अलावा कुछ भी अगर है यहाँ पे 1, 5, 7 कुछ भी माइनस में भी, तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो होप मैंने ये आपको समझा दिया लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स को समझते हैं पहले, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स को अगर देखें तो कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने कहा था आपसे कि x + 4 इक्वल्स टू 7, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मतलब यहाँ पे x अकेले अपने आप में एक वेरिएबल है बस। अगर यहाँ पे साथ में y भी आ जाता कहीं पे तो वो 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं, 2 वेरिएबल्स। हम लोग का जो लेटर्स होते हैं उन्हीं को तो वेरिएबल कहते हैं, और ये सब कांस्टेंट होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा x + 4 इक्वल्स टू 2x + 3। अब ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब है तो वेरिएबल एक ही, x 2 जगह पे है बस, ठीक है। तो अगर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, अब x 5 बार लिखी गई हो, 6 बार लिखी गई हो, 10 बार लिखी गई हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 बार लिखा गया, इधर भी लिखा गया, इधर भी लिखा गया, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे जो है ये लीनियर इक्वेशन है। अगर कोई आपसे कहता है क्या ये लीनियर इक्वेशन है, 4/x + x इक्वल्स टू 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो x है ना, जब आप इसे एलसीएम लोगे
तो ये x इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेगा। जब एलसीएम लेते हैं तो इसका इधर मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे मान लो इसके नीचे 1 लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब नीचे x आ गया और ऊपर भी एक x है, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। अब ऐसा अगर होता तो लीनियर इक्वेशन हो जाता, जैसे 1/x = 4 लिखा है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x एक नीचे तो है लेकिन ऊपर कहीं पे भी x नहीं है, तो इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तब भी हमारा हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन। अगर आपको इस तरह का कुछ दिया हुआ है x + 4 = y + 3, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन 2 वेरिएबल्स में है, मतलब x है और y है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल्स हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे कि अगर कुछ इस तरह का अगर आपको बना के दिया जाए, जैसे 2x + 4 = 9x, तो यहाँ पे x को हमने 2 जगह पे यूज किया हुआ है, बट है तो एक ही वेरिएबल, तो इसे भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स काउंट करेंगे। और जो ये 2 इसके आगे या 9 इसके आगे हैं या 4 है, ये सारे सारे कांस्टेंट हैं। होप मैंने आपको ये समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब इस एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। इसमें बताना है हमें कि कौन सा जो है लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल्स में, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि LHS और RHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x + 3 = 7, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है, इसे हम लोग कहते हैं LHS। इक्वल्स के इधर वाले को कहते हैं LHS और उधर वाले को कहते हैं RHS, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल बताना था हमें, तो 1 वेरिएबल्स मैंने बताया था, जैसे कि ये इक्वेशन है 1 वेरिएबल, इसमें x केवल है और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, मतलब y नहीं है। तो a होता अगर यहाँ पे और उसके अलावा कुछ नहीं होता तो भी ये लीनियर इक्वेशन होता। तो समझते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2x + 5 = 8 है, तो केवल x है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इससे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके ये वाला जो पोर्शन है वो हो गया LHS और ये वाला पोर्शन हो गया RHS। तो आप यहाँ पे सिंपली ले सकते हो LHS जो है इसका, LHS क्या है हमारे पास 2x + 5 एंड RHS क्या है 8, ठीक है। एंड सेम वे यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे 3y है, z है = y + 5, तो देखो यहाँ पे y और z, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गए, एक तो y तो था ही, z भी आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं हुआ। तो अगर ये नहीं है तो आप इसका LHS RHS लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लिख सकते हो ये वाला पोर्शन जो है LHS में आएगा और ये वाला RHS में आएगा। अब बात करते हैं इसमें, ये x2 नहीं है, x² था, ठीक है। तो मैं इसे साफ साफ यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, x² - 2x = x + 3। मैंने आपको कहा था कि जब भी पावर में आ जाए ना तो भी लीनियर इक्वेशन नहीं होती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन हम उन्हें कहते हैं जिनका पावर हमेशा 1 रहता है, मतलब यहाँ पे कुछ दिखाई ना पड़े, जैसे यहाँ पे 1 है इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 1 को नहीं रिप्रेजेंट करते ना इसलिए, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन भी तो होना चाहिए, 1 वेरिएबल्स तो है बट लीनियर इक्वेशन भी होना चाहिए। अब इसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे x है और इस साइड x है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है क्योंकि x ही 2 अलग अलग जगह पर लिखा गया एक ही चीज़, तो इससे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स लेंगे और ये LHS और ये RHS हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर है और राइट हैंड साइड में भी नंबर है, 5 + 1 6 एंड 4 + 2 6, ये दोनों आपस में इक्वल्स तो है बट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, मतलब x a b c d इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। होप मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें केवल ये और ये थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। अब आगे देखते हैं, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे x
प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, क्योंकि एक वेरिएबल ये एक्स हो गया, एक हो गया वाई। तो इस तरह का अगर कहीं पे भी है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। इसमें भी पावर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो तो 2x प्लस जेड, एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल z, तो दो वेरिएबल हो गए। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे कह रहे 3y माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। यहाँ पे देखो तो t है 3t प्लस 6 इक्वल्स टू t माइनस 1, केवल t दिखाई पड़ रहा है, तो ये वन वेरिएबल्स में हुआ। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। इसमें बताना है कि कौन आपका लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। तो ये x केवल यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो ये वन वेरिएबल में हो गया, तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे x भी है, z भी है, दो हो गए, तो ये वन वेरिएबल नहीं है, ये टू वेरिएबल्स में है। यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब कि कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हुआ। और यहाँ पे केवल ये जो है y2 नहीं था, ये y² था। इसे दोबारा लिखता हूँ मैं, y² इक्वल्स टू 2y माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना, पावर आ जाए तो भी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता वो, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बताना था। तो देखो यहाँ पे y है और x है, तो दो वेरिएबल्स हो गए, तो ये है। यहाँ पे भी ये x² है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लिखा होगा, x² प्लस वाई इक्वल्स टू 2y माइनस 3। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमारा यहाँ पे x² आने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, लीनियर इक्वेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आगे टू वेरिएबल्स के लिए नहीं चेक करेंगे। हालांकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स थे, बट ये क्वाड्रेटिक में जा रहा था। यहाँ पे केवल x है, तो ये भी नहीं है, यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन ये वन वेरिएबल होगा, ना कि टू वेरिएबल्स। तो इसे भी हम लोग क्रॉस करेंगे। अब आगे बात करते हैं फॉर्मेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको लीनियर इक्वेशन में बनाना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं 4 मोर देन x इज 11। x से 4 मोर देन x इज 11। देखो सिंपली लिख कह रहा है कि x से 4 ज़्यादा, मतलब कि x प्लस 4 इज 11। इज का मतलब होता है इक्वल्स 11। तो देखो कितना आसानी से बन गया। तो 4 मोर देन x, 4 मोर देन x, x में 4 ज़्यादा तो 11 होगा। तो ऐसे ही बनाना है आपको। अ नंबर y डिवाइडेड बाई 7 गिव्स 2। अ नंबर y, एक कोई नंबर है y, ठीक है, उसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से जब डिवाइड करते हैं तो वो 2 देता है। तो गिव्स 2 मतलब कि इक्वल्स टू 2, तो ये भी हमारा हो गया। अब इसे समझते हैं। रीना हैज सम एप्पल। सम एप्पल मतलब लेट सी हैज़ x एप्पल। तो मान लेते हैं कि उसके पास x नंबर ऑफ एप्पल होगा, ठीक है, तो हमने x ले लिया। सी गिव 5 एप्पल टू हर सिस्टर। उसमें से x थे, तो उसमें से 5 निकाल के दे दिया अपनी बहन को। गिव 5 एप्पल्स टू हर सिस्टर। इफ़ सी इज़ लेफ्ट विथ 3 एप्पल्स, तो उसके पास अगर 3 एप्पल बचे हैं, तो हाउ मेनी एप्पल्स सी हैड, तो कितने एप्पल्स उसके पास थे। तो अब देखो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 3 हो गया। तो x कितना होना चाहिए कि 5 उसमें से कम कर दे तो 3 हो जाएगा। तो x कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा तो ही तो 3 आएगा। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते थे, ये -5 है, इक्वल्स के इधर आता तो 3 + 5 करते तो 8 हो जाता। तो ये आंसर होता। अब ये फोर्थ वाले में कह रहे हैं द डिजिट एट 10th प्लेस। ये अच्छा क्वेश्चन। द डिजिट एट 10th प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 2 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो ये जो डिजिट वाला क्वेश्चन होता है ना, इसे आसानी से नहीं समझ में आता बच्चों को, तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो 10th प्लेस को मैंने पहले समझाता हूँ। जैसे 2 डिजिट नंबर्स को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो ये मुझे लिखना है 45, ठीक है, 48 लिखना है मुझे, अगर मान लो तो 48 अगर मैं लिखा हूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ दूसरे टर्म्स में, 10 × 4 + 8,
देखो ये दोनों सेम चीज़ें लिखा गया है, 10 4 जो 40 और प्लस 8 48, ठीक है। तो जब 2 डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो ऐसे रिप्रेजेंट होती है। इसे हम लोग कहते हैं टेंस प्लेस। ये टेंस प्लेस पे होता है, जो 4 है वो टेंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है। तो इस क्वेश्चन में क्या रहता है, द डिजिट एट टेंस प्लेस ऑफ आर 2 डिजिट नंबर इज टू टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस। मतलब x के जो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो टेंस प्लेस पे दोगुना है, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है उसकी दोगुना टेंस प्लेस पे है, तो यहाँ पे 2x होगा और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में नहीं आया होगा, एक और करते हैं। कह रहे द डिजिट एट टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 2 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस। मतलब कि जो यूनिट प्लेस पे, मतलब कि जो यहाँ पे जो नंबर है वो जितना है उसका 2 गुना यहाँ पे नंबर है, तो इसमें हमने जो नंबर था x मान लिया था, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x हो गया इंटू 10। इफ़ द डिजिट इज रिवर्स आर रिवर्स, तो डिजिट को जब रिवर्स्ड अगर कर देते हैं, मतलब कि इंटरचेंज, मतलब यहाँ वाला यहाँ पे आ जाए और यहाँ वाला यहाँ चला जाए, मतलब ये 84 अब लिखते हैं, तो क्या होगा। तो अगर डिजिट को रिवर्स करते हैं तो द नंबर बिकम्स 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो रिवर्स करने का मतलब होता है ऐसे कर लेते हैं हम लोग, x की जगह पे 2x हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 2x। ये तो रिवर्स हुआ, मतलब कि हम लोग केवल टर्म्स को ही तो रिवर्स कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 4 और 8 था, तो 4 यहाँ पे दिख रहा था और 8 यहाँ पे, 10 को तो छेड़ना है नहीं। तो जब यहाँ पे 2x था और यहाँ पे x था, इनको रिवर्स करना मतलब चेंज करना है, तो x यहाँ पे आएगा, 2x यहाँ पे जाएगा, तो x यहाँ आ गया, 2x यहाँ पे आ गया। कह रहे हैं जब हम रिवर्स कर रहे हैं, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर बिकम 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर ये था, तो जो ये नंबर है वो 18 कम हो जाता है, मतलब कि जितना ये है उसमें से 18 को कम कर दिया जाए तब जाके ये बराबर होता है। अब हमें बताना है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, क्या ओरिजिनल नंबर था। तो इसे करके देखते हैं। तो 10 इंटू 2 कितना होता है, 20x प्लस x, ठीक है, माइनस 18 इक्वल्स टू 10 और इंटू एक्स, मतलब 10x हो गया प्लस 2x। अब देखो 20x प्लस x हो गया 21x माइनस 18 इक्वल्स टू 10x प्लस 2x हो गया 12x। अब देखो हम लोग 12x को इधर ले आएंगे और 18 को उधर ले जाएंगे, तो 21x में से माइनस कर दे अगर 12x को, क्योंकि ये इधर आएगा इक्वल्स के तो माइनस होगा, तो -2, और ये माइनस में है तो इक्वल्स को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब 21 में से 12 जाएगा कितना होगा, फटाफट बताओ। 21 में से 12 जाएगा तो हमारा होगा 9। तो यहाँ पे 21x को मान लो चॉकलेट, तो 21 चॉकलेट में से 12 चॉकलेट जाएगा तो हमारे पास चॉकलेट ही तो बचेगा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 9 चॉकलेट, मतलब चॉकलेट हमने x को माना था, तो 9x इक्वल्स टू हाउ मच, 18। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर की साइड लिख देता हूँ या यहाँ पे ऊपर। तो 9x इक्वल्स टू हमारे पास कितना रहा, 18। अब देखो जो मल्टीप्लाई में होता है ना, x 9 के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई को इक्वल्स को उधर ले आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, नीचे जाता है, तो 18 और अपॉन में 9, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अच्छा, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अब हमें ओरिजिनल नंबर बताना था, ये तो x की वैल्यू है। ओरिजिनल नंबर हमने जो बनाया था वो ये था, ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला, ये ओरिजिनल नंबर था। तो इसे बनाते, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, x की यहाँ पे 2, तो 10 इंटू 2 इंटू, क्योंकि x 2x था तो 2 इंटू 2 x की वैल्यू रखा मैंने, प्लस 2। अब देखो 2 2 जब 4 और 4 10 जब 40 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 42। तो ये रहा हमारा आंसर, ओरिजिनल नंबर ये होगा, ठीक है। ये 9x इक्वल्स टू 18 अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते थे। 9x इक्वल्स टू अगर 18 है
तो आप चाहो तो दोनों साइड 9 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें x को अकेले छोड़ना होता है, तो दोनों साइड बेईमानी भी नहीं करनी है हमें। 9 से यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, 9 से ये गया और ये गया, यहाँ पे बचा x, 9 1 जा 9 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है फॉर्म अ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सुटेबल वेरिएबल्स फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। हमें वेरिएबल्स अपने पास से यूज करना है और हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, मतलब हमें सॉल्व नहीं करना है, केवल लीनियर इक्वेशन बनाना है। फॉर्म करना मतलब होता है बना के छोड़ देना। जैसे लीनियर इक्वेशन होता है ना 4x + 3 = 9, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो ऐसे ही बस छोड़ देना, इसे सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं बतानी हमें। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसे इरेज कर दो मैं। अब इसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 इज 7। ट्वाइस अ नंबर को हमने मान लिया x। ठीक है, तो ट्वाइस अ नंबर मतलब कि उस नंबर का 2 गुना। अगर सब्ट्रैक्ट होता है 15 में से, तो 15 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया उस ट्वाइस अ नंबर को। ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 इज का मतलब मैंने बताया इक्वल्स 7। हो गया सॉल्व, बस इतना ही था। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं अ मोटर बोट है मोटर वाली, यूजेस 0.1 लीटर ऑफ फ्यूल्स फॉर एवरी किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है, वो जो है 0.1 लीटर पेट्रोल या डीजल लेता है। ठीक है, 0.1 लीटर मतलब कि 100 ml। ठीक है, वन डे इट मेड अ ट्रिप ऑफ x किलोमीटर। कितने किलोमीटर का ट्रिप किया? x किलोमीटर का। फ्रॉम एन लीनियर इक्वेशन इन x इफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ फ्यूल वाज 10। तो उसने x किलोमीटर किया, मतलब 1 किलोमीटर पे इतना खर्च करता है, तो x किलोमीटर पे कितना करेगा? तो x किलोमीटर पे इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 किलोमीटर पे इतना खर्च किया, तो अगर x किलोमीटर के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे? x इंटू 0.1 कर देंगे, तो वही करेंगे यहाँ पे भी। x इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 10 लीटर्स। ठीक है, बस इतना सा छोड़ना था इसे करके। एक बार और समझाता हूँ। इसमें कह रहा था कि 0.1 लीटर में 1 किलोमीटर चलता है एक मोटर बोट। एक दिन उसने पूरे x किलोमीटर तक चला, तो बताओ कि उसने जो टोटल x किलोमीटर तक चला, मतलब x की वैल्यू हमें पता करना होता है, लेकिन यहाँ पे केवल फॉर्म करना है, तो हमें x की वैल्यू नहीं निकालेंगे। इफ़ द टोटल कंजम्पशन ऑफ फ्यूल वाज 10 लीटर, तो 10 लीटर टोटल था, तो टोटल तो हमने इधर 10 लीटर लिख दिया। और ये x किलोमीटर गया था और हर किलोमीटर पे 0.1 लगता है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो इसे सॉल्व करोगे, ये 0.1 इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में जाएगा, तो ये 100 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो विड्थ से 2 गुना है। मतलब जैसे कोई रेक्टेंगल होता है तो किस शेप का होता है? ऐसे होता है। अब इसमें कह रहे हैं अगर ये जैसे ये 2 है इसका विड्थ, तो ये लेंथ जो है 4 है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब लेंथ जो है 2 गुना है, ट्वाइस इट्स विड्थ, 2 गुना है, जितना विड्थ है उसका 2 गुना है, तो मतलब ये 2 है तो ये 4 है। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 96। देखो सम ऑफ ऑल साइड्स को कहते हैं पैरामीटर, मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना को कहते हैं हम लोग पैरामीटर। तो इन सब का पैरामीटर जो है p जो है वो 96 है। अब जो हमें एजम्पशंस करना है विड्थ का, वो y में करना है। तो मान लो विड्थ अगर y था तो इसका लेंथ कितना होगा? डबल y होगा, 2y। और इसकी जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो मैं बता दूं आपको। पैरामीटर इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 करते हैं तो पैरामीटर के इक्वल होता है। तो इसमें बस हम लोग ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, इसमें बस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है पैरामीटर के इक्वल होगा। पैरामीटर की वैल्यू कितनी दी गई है? 96। आप चाहो तो इससे आगे सॉल्व कर सकते हो। तो y इंटू 2y कितना होगा? y प्लस 2y 3y।
तो इसमें आगे हो जाएगा ये 3y, और ये इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 जो है अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 2y प्लस y 3y 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 96। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बट हमें केवल यहाँ पे पूछ रहा था कि फॉर्म करने के लिए। अब ये फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद, सलमा विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सी इज़ नाउ। मतलब 15 साल बाद जो सलमा है वो 4 गुनी हो जाएगी जितनी उम्र उसकी आज है। तो लेट द प्रेजेंट एज, मतलब आज की जो एज है मान लेते हैं कि x है उसका। अच्छा t में मान ला, ईयर को t में मानना है उसका, ठीक है। तो हम t मान लेते हैं उसके साल को, कि उसका अभी का जो तत्काल का जो एज है वो t है सलमा का। कह रही है 15 साल बाद, मतलब कि अगर t में 15 साल बाद की बात करते हैं, मतलब 15 जोड़ देते हैं, क्योंकि 15 साल बाद तो 15 जोड़ेंगे इसमें। सी विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सी इज़ नाउ, तो 4 गुना हो जाएगी जो अभी थी, तो 4 गुना कर दो बस। इसमें कितना आसान था ना। देखो सलमा विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सी इज़ नाउ, सलमा विल बी 4 टाइम्स 4 इंटू टी, तो ये इस समय जितनी है। और 15 साल बाद की बात करते तो अभी तो टी था, तो 15 साल बाद वो कितना हो जाएगा, जैसे मान लो अभी 5 साल के थे तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा 20 साल का होगा, और यहाँ पे भी 5 और 20 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत आसान है, ये सारे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग भी खुद से कर सकते हो, बट फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8, तो इसमें x की वैल्यू बतानी है हमें, तो 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 था। देखो इसे करने के 2 तरीके हैं, या तो आप जैसे x को मुझे मैंने कहा था अकेले छोड़ना है, अकेले कर दो बस। तो यहाँ पे 5 प्लस में है तो यहाँ से -5 दोनों साइड कर दिया जाए, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 5 में से हमने -5 कर लिया, प्लस x वैसे छोड़ा, इक्वल्स टू 8 -5 कर दिया। मतलब इधर भी 5 से सब्ट्रैक्ट किया और इक्वल्स के उधर भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये और ये तो ख़त्म हो गए, तो इधर केवल बचा क्या x, और 8 में से 5 क्या 3। बट आपको तो अच्छे से आता है हर एक चीज़, तो मैं थोड़ा आसान तरीके से बता देता हूँ। तो 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू होता है 8, तो इस 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा x इक्वल्स टू 8 -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा था y - 2 इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब y की वैल्यू पता करनी है, तो ये -2 है, इक्वल्स को उस साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 7 + 2, तो y की वैल्यू आ गया 9। आप चाहो तो इसे भी उसी तरीके से कर सकते हो जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। यहाँ पे -2 था तो +2 यहाँ पे भी करो, +2 यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो जाता, 7 + 2 9 हो जाता, ठीक है। तो आप किसी भी वे से कर सकते हो, किताब में इस तरीके से बताया गया है, बट आपको मार्क्स दोनों तरह से मिलेगा कि कोई भी तरीके से करो। इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे है 7x + 2 इक्वल्स टू 8। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी जो अगर इस तरह का होना तो सबसे पहले हम लोग x को हमें अकेले करना है, तो सबसे पहले जो प्लस और माइनस में होता है ना उससे ख़त्म करते हैं, फिर जाकर मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं उन्हें ख़त्म करते हैं। तो एक चीज़ समझते हैं, जो प्लस है वो इक्वल्स के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है इक्वल्स के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, वो उधर जाता है तो डिवाइड में आ जाता है, मतलब नीचे आ जाता है, ठीक है। तो डिवाइड में आ गया, और डिवाइड है मतलब कि ये 7 अगर x/7 होता तो इक्वल्स के इस साइड लेके आना होता, तो वो किस में चला जाता मल्टीप्लाई में। तो ये रूल्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसे करते हैं, तो सबसे पहले जो होता है वो प्लस माइनस हम लोग करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं जब इस तरह के लिनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो 7x इक्वल्स टू कितना होगा 8 - 2, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब 7x इक्वल्स टू क्या आएगा, 8 में से 2 जाएगा कितना होगा 6,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/7। ओके 6/7, क्योंकि ऑलरेडी 6 इधर है और ये 7 इधर आएगा तो नीचे आता है, तो 6/7 हो गया। ठीक है, होप मैंने आपको समझा दिया ये भी। ओके दूसरे वाले चलते हैं। इससे भी सॉल्व करना है वैसे, तो यहाँ पे कह रहा था कि ये है 3y/2 - 3 = 9। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा आपको माइनस या प्लस को पहले हटाओ, फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई को। तो इस 3 को इधर लेके आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3y/2 = क्योंकि ये 3 अब उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 3। अब देखो ये 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो =12 कर दिया मैंने। और ये इधर बचा कितना 3y/2। अब इस 2 को उस साइड लेके जाना, तो मैंने कहा था जो नीचे होता है उधर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 3y = कितना हो जाएगा 1 सेकेंड 3y, अभी 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 × 2। अब हमें 3y था, अब 3 को डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि ये अभी यहाँ पे था, अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 3y = कितना हो जाएगा 12 × 2 = 24। अब मैंने कहा था आपसे कि जो मल्टीप्लाई में होता है जो उस साइड जाएगा इक्वल्स के, तो डिवाइड में आएगा। तो कैसे करेंगे y = 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 × 3 6 और 8 3 जा, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। इसमें कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशंस, और इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स है और उसके बाद से ब्रैकेट में लिखा हुआ है x + 3 = 3 टाइम्स ब्रैकेट में लिखा है 2x - 7। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 2x + 2 3 = 6, और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 कितना होगा 6x, और 7 3 = 21 माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना, देखो अब यहाँ पे भी x है इधर भी x है, तो जो कम x होता है ना उसको दूसरी साइड ले आते हैं, यहाँ पे ज़्यादा x है तो इस कम वाले को इधर लेके आ जाओ और ये इधर उठा लाओ। तो मैं देखो क्या करता हूँ, ये -21 है, इधर लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, और इस 2x को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस में है। तो 6 ऑलरेडी इधर था L इक्वल्स के इधर, प्लस ये 21 इधर आएगा तो माइनस था तो प्लस हो गया, इक्वल्स टू इधर की साइड पहले से 6x था, लेकिन इस 2x को अब इक्वल्स के इधर लेके आ रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा 2x। ठीक है, 6 + 21 = 27 इक्वल्स टू 6x में से 2x जाएगा कितना होगा 4x होगा। अब इसे सॉल्व करना थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था कि ये 4 × x से, तो ये जब क्या होगा अगले स्टेप में 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर है नीचे आएगा डिवाइड करेगा, तो x = कितना आएगा 27 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, ये और आसान है, इससे भी वैसे ही करना है। यहाँ पे हो गया 3x - 5 = x + 3। मैंने कहा था जो ज़्यादा x है उससे वहीं छोड़ दो, कम वाले को दूसरी साइड ले आओ, तो ये कम है इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो इससे इधर लेके आते हैं, तो 3x तो था ही, ये x इधर आएगा तो -x होगा, और ये 5 इधर जाएगा तो 3 + 5, तो देखा जाए तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 3x में से एक x जाएगा कितना होगा 2x होगा, मतलब 3 चॉकलेट में से एक चॉकलेट गया, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 3 में से एक गया 2 तो 2x = 8, 3 और 5 कितना होगा 8। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं।
इसमें कह रहे हैं सॉल्व करो इन इक्वेशंस को। कितना आसान है ये सारे इक्वेशंस। x माइनस 5 इक्वल्स टू 8, तो ये आप सिंपली खुद से कर सकते हो आसानी से। तो ये 5 अब इक्वल्स के इधर आएगा तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो बस 13 हो गया। यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 7 इधर है y की तरफ, तो इस 7 को उस साइड ले आएंगे। तो 19 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ये इधर है तो प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, इक्वल्स टू ये y। तो 19 7 जाएगा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। 19 में 7 जाएगा तो अब यहाँ पे देखो, इसे सॉल्व करना थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि 3z कम है, ये 5z ज़्यादा है, तो 3z तो इधर आएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल्स है तो इसको उधर लेके जाएंगे। तो इधर 4 था, मतलब ये 4 था, और इधर ये वाला 4 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 5z था, और ये 3z इधर आएगा तो माइनस का 3z होगा। 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5z में से 3z जाएगा तो 2z होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे एक बात को, ये 2z जो है ना इक्वल्स टू कितना है 0 है। अब 2 को हम 0 ये मल्टीप्लाई में 2 इधर ले आएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो मतलब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/2, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या देगा हमें 0, तो z की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0। इसी तरह क्वेश्चंस कभी पूछ लिए जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसे करके देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1/3 ऑफ y प्लस 9 इक्वल्स टू 12 है। देखो ये मल्टीप्लाई में y लिखा हूँ, ये y यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब y/3। अब सबसे पहले इस 9 को उस साइड ले आएंगे, मैंने कहा था पहले प्लस वाले के साथ डील करेंगे। तो ये कुछ ऐसा 1 इंटू वाई कितना होगा y होगा, y/3 इक्वल्स टू 9 इधर आएगा तो 12 में से 9 गया, 12 में से 9। अब ध्यान दें, ये y/3 को भी ऐसे ही रखा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा। अब ये नीचे 3 है, उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 3, तो y की वैल्यू सिंपली निकल के आ गया कितना 3 3 9। समझ में आ गया। अब इसे करके देखते हैं। इसमें 5 को सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5x हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर x तो x लिख दो प्लस 5। मैंने कहा था जो कम x है उसे दूसरी साइड ले आओ, तो इसे इधर ले आते हैं। तो ये 5x ज़्यादा था, माइनस 1x कर दिया, इक्वल्स टू इधर 5 1 पड़ा हुआ था, इस 15 को इधर उठा के ला देते हैं, तो ये माइनस में था तो इधर आके प्लस 15 हो गया। 5x में से x जाएगा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 प्लस 5 कितना होगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/4, और x की वैल्यू आ गया 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5। इसे मैंने कट किया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पे एग्जांपल्स 5.9 मैं डिस्कस करने वाला हूँ। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ जैकब। जो प्रेजेंट एज मतलब अभी का जो एज है जैकब्स के पिताजी का, वो 3 गुना है जैकब के। मतलब जैकब का अगर एज x है तो उसके पापा का एज कितना होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स द डिफरेंस ऑफ देयर एज विल बी 30 ईयर। मतलब 5 साल बाद जो डिफरेंस है एज का वो 30 साल है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मतलब देखो यहाँ पे कितना आसान है, इसके पापा का अभी का एज 3 गुना है जैकब के, ठीक है। अब इसमें से अगर हम लोग x को सब 3x मतलब पापा के एज से जैकब की एज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो है डिफरेंस आ रहा है 30। बट कब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 30 आ रहा है 5 साल बाद। तो इसमें इसकी भी एज जो जैसे मान लो इसकी 30 एज होगी उसके पापा की,
तो 30 होगी तो 30 प्लस 5 35 हो गया होगा 5 साल बाद, और इसकी 5 साल होगी तो प्लस और 5 साल ऐड होगा, 5 साल 10 साल कब हो गया होगा। तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये जो एज था इसमें से बेटे का, ये पिताजी का एज है जैकब्स के फादर का, उसमें से बेटे का एज सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5 साल बाद, तो 30 हो गया। एक बार और समझते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ जैकब। जैकब का जितना एज है उसका 3 गुना है जैकब के पिताजी का एज अभी प्रेजेंट टाइम में। मतलब ये अगर 20 ईयर का है तो ये है 60 ईयर्स का। जैकब्स 5 साल के बाद जो है इनकी एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। मतलब 5 साल बाद तो इसकी भी एज 5 साल बढ़ गई होगी, मतलब 3x + 5, और इसकी भी एज 5 साल बढ़ गई होगी। तो ये जो टोटल एज है उसमें से ये टोटल एज को सेपरेट करेंगे तो जाके 30 आएगा। समझ में आ गया। अभी सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3x + 5, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, तो इसको भी माइनस करेगा और इसको भी माइनस करेगा। तो ये हो गया माइनस का x और माइनस का 5 = 30। अब देखो 3x मतलब लाइक टर्म्स लाइक में से सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये 3x है तो 3x में से x जाएगा, कितना होगा 2x, और 5 में से 5 जाएगा तो 0, ख़त्म हो गया। 2x = कितना हो गया, ये 30 था तो यहाँ पे 30, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में है तो नीचे आगे इधर आएगा। तो अब देखो 2 से कट करते हैं, 2 × 2 2 15 टाइम्स में 30, ठीक है, इतना आया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब देखो x कौन था, जैकब था। जैकब की अगर एज 15 है, अगर जैकब की एज 15 साल है तो उसके पापा की एज 3 गुनी थी, तो जैकब्स फादर से एज कितनी होगी, 15 3 × 45, तो 45 ईयर्स, ठीक है। कि यहाँ पे कह रहे हैं द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 36। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इसका मतलब क्या होता है लगातार। इवन नंबर का मतलब होता है 2 4 6, ये सब इवन होते हैं, जिसे हम लोग सम भी कहते हैं, सम कहते हैं या विषम कहते हैं, हाँ ठीक है। इवन नंबर है जैसे 2 4 6 है। ऑड होते हैं जो 1 3 5 7 है होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 3 लगातार जो नंबर है उनका जो सम है वो 36 है। तो तीनों कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो मान लेते हैं कि पहला जो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर था वो x था, तो इसके बाद वाला क्या होना चाहिए, x + 2, क्योंकि 2 ज़्यादा ही होता है। तो जैसे मान लो ये 2 है तो 2 + 2 करेंगे तभी तो 4 आएगा, और इसका जो तीसरा वाला नंबर होगा वो क्या आएगा, x + 4, क्योंकि 2 + 4 करेंगे तब जाके 6 आएगा, ठीक है। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, अगर इवन नंबर एक है x तो एक x + 2 हो जाएगा, एक x + 4, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 36 के बराबर आना चाहिए। तो x + 2 + x + 4 = 36। एक बार और समझाता हूँ। देखो इवन कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स क्या होता है, जैसे 2 4 6, ये हमारे लगातार इवन नंबर, 3 की बात हो रही, कॉन्सिक्यूटिव तो होता है लगातार, तो इवन नंबर्स की बात हो रही है तो 2 के बाद से 3 आता है, तो 3 चाहिए नहीं क्योंकि 3 तो ऑड है, तो 4 चाहिए था। तो ये कॉन्सिक्यूटिव 3 हमारे पास 2 4 6 है। ऐसे ही अब हमें ये नहीं पता कि कौन से 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने पहले वाले को x माना। तो उसके बाद वाला जो लगातार की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके बाद वाला क्या होगा, x + 2 ही हो सकता है, और उसके बाद वाला क्या हो सकता है, x + 4, मतलब पहले वाले से 4 ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसलिए जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई 10 से स्टार्ट हो रहा होगा तो 10 के बाद से 12, 12 के बाद से 14, तो 10 इवन नंबर है, उसके बाद से 12 आया, उसके बाद 14, तो 10 में 2 ऐड किया तो 12 हो गया, 4 ऐड किया तो 14 हो गया, ठीक है। इस तरीके से काम किया। तीनों को ऐड करेंगे तो 36 के बराबर। अब लाइक टर्म्स एक साथ ऐड कर देते हैं, तो x + x + x कितना हो जाएगा, 3x, और 2 + 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 = 36। अब इस 6 को इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3x = कितना हो जाएगा, 36 और -6
तो 3x इक्वल्स टू 36 में से 6 जाएगा क्योंकि ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हुआ। 36 में से 6 गया तो कितना होगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 3 10 जा 30। अब देखो जो हमने यहाँ पे गैस किया था वही हो भी गया। तो x की वैल्यू कितनी है 10। तो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 12 होगा, और ये कितना होगा 14 होगा। तो तीनों लगातार जो नंबर्स थे 10 12 14 है। अब इसके बाद वाला देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितना होगा x प्लस 3। ध्यान से देखना, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन, जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो ब्रेथ अगर x है तो ये 3 ज़्यादा है। ठीक है, इट्स पैरामीटर इज 34, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पैरामीटर हमें 34, अभी मैंने बताया था कि अगर कोई रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, जैसे मान लो ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो इसका पैरामीटर पता करने का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी। और पैरामीटर होता क्या है, ये चारों तरफ का जोड़, मतलब ये l है तो ये भी l ही होगा, ये वाला पार्ट, और ये b है तो ये भी b होगा। तो सबको जोड़ देंगे तो देखो ये 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ l, तो एक और ये 2 इसके साथ आया हुआ तो 2 टाइम्स ऑफ b, तो 2b हो गए। ठीक है, तो सब चारों तरफ को जोड़ देते हैं तो वही पैरामीटर होता है। अब कर देते इसमें वैल्यू पुट करना है। तो पैरामीटर की वैल्यू तो 34 है, तो 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b, तो l की वैल्यू x प्लस 3 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है x है, इक्वल्स टू पैरामीटर की वैल्यू कितनी है 34। अब अंदर के पहले सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये 2 है और x प्लस x कितना जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 34। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जो कितना हो जाएगा 4x। इसे चाहो तो डायरेक्टली कट कर सकते हैं, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 4x हो गया प्लस 2 3 जा 6 हो गया इक्वल्स टू 34। अब इस 6 को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 34 माइनस 6। तो 34 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 4x इक्वल्स टू 28। ठीक है, तो अभी 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इधर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 28 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू 7 है, मतलब कि ब्रेथ आ गया 7। तो इसका लेंथ कितना हुआ होगा 7 प्लस 3, 3 ज़्यादा था, तो ये कितना होगा 10। ठीक है, तो ये 7 और 10 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 85। 2 नंबर का जो सम है वो 85 है। इफ़ 1 नंबर इज एक्सीडेड द अदर बाय 7, मतलब अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 7 ज़्यादा है, मतलब मान लो कि एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा 7 ज़्यादा है, तो x प्लस 7 होगा। तो फाइंड द नंबर्स। तो द सम ऑफ 2 नंबर इज 85, मतलब इन दोनों नंबर्स का जो जोड़ है वो 85 है। तो अब जोड़ लो x प्लस, मैंने कहा इफ़ 1 नंबर एक्सीड द अदर बाय 7, एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 7 ज़्यादा है, तो एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा 7 ज़्यादा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके 85 आएगा। तो x ये हो गया और x प्लस 7 को जोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये सब बराबर में होके 85 के बराबर है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो x प्लस x कितना होगा 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 85। अब इस 7 को इधर लाएंगे तो कितना होगा 85 माइनस 7, और ये 2x इधर ही रह गया। तो 2x इक्वल्स टू कितना आएगा 85 में से 7 जाएगा कितना होगा 78। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2,
2 3 जा 6, यहाँ पे 1 है, 2 9 जा 18। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 39। तो देखो x कहाँ पे था, एक नंबर को हमने माना था 39, तो ये हो गया तो 39। अब ये 7 जाता था तो ये हो गया 46। तो 39 और 46 हमारा आंसर होगा। इसमें कह रहा है द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो इसमें कह रहा है कि जो एज ऑफ फादर है वो 20 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन है। मतलब कि अगर सन का एज x है, ठीक है, तो उसकी जो है 2 गुना के 20 साल ज़्यादा एज है पापा की, मतलब 2 गुना के 20 ज़्यादा, तो 2 टाइम्स प्लस 20 ये एज है उसके पापा की, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है वो कह रहा है 65 ईयर्स है। ध्यान से एक बार और समझो, द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। मतलब एज ऑफ सन जो है उसका 2 गुना से 20 साल ज़्यादा है उसके पापा का एज, ठीक है। मतलब ये अगर 5 साल है तो ये 10 प्लस 20 30 साल का है, ठीक है। और इन दोनों के सम जो है 65 के बराबर है। तो ये एक पापा की एज, ठीक है, प्लस बेटे की एज, और ये टोटल मिला के कितना है 65। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x प्लस एक्स मिल के कितना हो जाएगा 3x प्लस 20 इक्वल्स टू कितना आया 65। तो 3x इक्वल्स टू कितना आएगा 65 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये इधर आएगा, तो 65 माइनस 20, तो 3y इक्वल्स टू कितना आएगा 65 में से 20 जाएगा तो 45, और x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 3 15 टाइम्स में 45, तो x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। तो मतलब एज ऑफ सन जो है वो 15 था, तो एज ऑफ सन 15 है, और यहाँ पे x की वैल्यू रख दो तो 15 टू जो कितना होगा 30, एंड 30 प्लस 20 50। तो एज ऑफ फादर कितनी है, तो सन की तो एज हमने देख लिया 15 है, बट फादर की एज कितनी होगी, ऊपर वाले में वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 50 मिल गया, ठीक है। तो ये इनकी एज थे और ये दोनों ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा 15 प्लस 50 कितना होगा 65। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना होगा 2 गुना है। इफ द पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 66 फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो पैरीमीटर इसका 66 है, मैंने बताया था अभी लेंथ और ब्रेथ वाले पे। ये लेंथ है मान लो कि l, और ये ब्रेथ, एक सेकेंड हमने उल्टा लिख दिया, अगर ये ब्रेथ है और ये लेंथ है तो ये भी ब्रेथ है और ये भी लेंथ है। मैंने कहा था पैरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ये सारे साइड्स का जोड़। तो L प्लस L 2L, तो 2 हम लोग बाहर कर लेते हैं और केवल यहाँ पे L लिखते हैं, और B प्लस B 2B, तो 2 एक बाहर आ ही गया था तो केवल B। ये हमारा पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, तो L की वैल्यू कितनी है 2x, प्लस यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है केवल x, इक्वल्स टू पैरीमीटर कितना दे रखा है 66। पैरीमीटर मतलब परिध कहते हैं इसे, ठीक है। अब 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x, और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 3x इंटू 2 करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, हालांकि मैं अभी 2 ही लिख के रखता हूँ, इक्वल्स टू 66। तो यहाँ पे आ गया 6x इक्वल्स टू 66। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 66, और ये नीचे आके डिवाइड करेगा, तो 6 1 6, 6 11 टाइम्स में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। मतलब कि इसकी ब्रेथ कितनी है 11 है अगर, तो इसका लेंथ कितना होगा 2 गुना, तो 22 होगा, ठीक है। तो लेंथ हमारा 22 हो गया एंड ब्रेथ हमारा 11 हो गया, और ये सब सेंटीमीटर में होगा क्योंकि पैरीमीटर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज 5/2 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब कि जितनी गर्ल्स हैं
उसके 5/2 नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, ठीक है। तो मान लो ये अगर x है तो 5/2 बॉयज़ है, मतलब 5/2 ऑफ x। इसी को तो कहते हैं 5/2 ऑफ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स अगर x है तो ये 5/2 ऑफ x जो है वो बॉयज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन द क्लास इफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 10। अगर ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है अगर 10 है तो गर्ल्स की संख्या बतानी। मैंने कहा 5/2 ऑफ जो गर्ल्स की संख्या थे तो ये बॉयज़ की संख्या हो गई, और ये टोटल 10 हैं बॉयज़। अब x की वैल्यू बतानी है, तो ये 2 नीचे इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × x इक्वल्स टू 2 10 या 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20, ये 5 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, डिवाइड में होगा। 5 × 5, 5 4 या 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और समझो, इन अ क्लास द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 5/2 ऑफ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, मतलब जितनी नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं उसकी 5/2 जो हैं वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं। तो इसमें 5/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5/2 × x कर दिया, और ये टोटल जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ है 10 के बराबर है, तो उसी को बराबर कर दिया 10 के, और फिर सॉल्व कर लिया, और x की वैल्यू आ गई 4। मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो कितनी है 4 हैं। तो गर्ल्स यहाँ पे हैं केवल 4। होप मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच।